हेलो बच्चों, नमस्ते। वंस अगेन आपके सामने विद द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक नेम इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लोग 3-4 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन नाउ इट इज ऑल ओके। अब डेली अपलोड होगा, फिर से पढ़ते रहिएगा क्योंकि हमें जीरो से हीरो बनने का सफर कवर करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मूव ऑन विद द टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पे दो चीज समझनी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी एक तो समझना है और एक चीज समझनी है, वो है पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा? जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल के साथ बात करूं, टेकिंग वन कंडक्टर, सपोज कंडक्टर है, उसमें से मैं कंटिन्यूअस करंट ट्रैवल करवा रहा हूं, तो क्या होगा? जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करूं, पंखा, फैन, उसको मैंने 1 घंटा चालू रख के रखा, तो वह क्या गर्म होगा? उतना गर्म नहीं होगा। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा उसको मैं चालू ही रख रहा हूं, तो फैन क्या होगा? गर्म होगा। मोबाइल चार्जर में लगाया हुआ है, कई बार पूरी रात चार्जर में लगाते हैं, तो क्या होता है? फोन आपका गर्म हो जाता है। तो ये चीज क्या है? तो ये जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि भाई यहां पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इन हीट एनर्जी। पता चल रहा है ना? वो कब होगा? जब सपोज यहां पे मैं कंडक्टर ले रहा हूं, वहां से करंट पास हो रहा है, उसमें से करंट पास हो रहा है और कंटिन्यूअस पास हो रहा है। सपोज अगर बात करूं तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन V इज इक्वल टू W बाई Q। हमारे पास पावर का इक्वेशन क्या है बेटा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर टाइम। यस और नो? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर टाइम। पूरा इक्वेशन यहां पे दिखा रहा हूं, तो यहां से वर्क डन का इक्वेशन क्या बनेगा? वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यस और नो? ये जो वर्क डन है, सपोज यहां पे क्या हो रहा है कि पावर कंटिन्यूअस कंज्यूम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं हीटिंग। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। उसके क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। सो पावर का इक्वेशन क्या बनेगा बच्चा? V इज इक्वल टू W बाई Q। सपोज यहां से हम वर्क डन को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्या बनेगा? V इंटू Q। यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, व्हाट वी गेट? पावर इज इक्वल टू VQ डिवाइड बाई टाइम t। देयरफॉर पावर इज इक्वल टू V। व्हाट अबाउट चार्ज ओपन टाइम? दैट वी नो दैट इज करंट। सो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है फॉर द हीटिंग इज इक्वल टू VIT। पता चल रहा है हीटिंग इफेक्ट कब होगा? जब सपोज दैट करंट विल ट्रैवल फ्रॉम द पास थ्रू द कंडक्टर, कंटिन्यूअस फ्रॉम द कंडक्टर। वहां पे क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस हो रहा है, पता चल रहा है किसकी वजह से? करंट की वजह से। तो एक चीज कंफर्म यहां पे रखिएगा कि हीटिंग दैट इज डायरेक्टली हीटिंग इफेक्ट व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द करंट। जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। पता चला है? अगर आपको अभी पंखा गर्म हो रहा है, अपना मोबाइल गर्म हो रहा है कंटिन्यूअस चार्ज ट्रैवल करने से, तो एक चीज है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान होता है वो क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होता है? गर्म होता है, क्योंकि उसमें से ज्यादातर उसमें करंट ट्रैवल होगा। जितना ज्यादा करंट ट्रैवल होगा उतना उसको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा वर्क डन उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट। पता चल रहा है बच्चा? हाँ, तो फिर यही चीज है कि हीटिंग क्या होगा? इक्वल टू VI इंटू T। उसका इक्वेशन क्या है? पावर इंटू टाइम। पावर का इक्वेशन यहां से पता चल गया, V इंटू I। ठीक है, ये ओवरव्यू है, पूरा इक्वेशन में दिखा रहा हूं फिर भी। चले, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, और एल्स अगर I को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या इक्वेशन बनेगा? V बाय R। तो पहले क्या करते हैं? V को हम रिप्लेस करते हैं बाय IR, देन वी गेट हीटिंग इज इक्वल टू IR से रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन मिलेगा I स्क्वायर RT। सेकेंड इक्वेशन अगर I को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम V बाय R से, तो हीटिंग इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। पता चल रहा है? तो यहां पे एक चीज होगा, हीटिंग विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ करंट, हीटिंग is directly proportional with the resistance and the heating is directly proportional with the time। तो ये जो 3 लॉ मैंने लिखे वो है जूल्स के लॉ। तो याद रखिएगा, हीटिंग का इक्वेशन पता चल गया आपको। हीटिंग
किसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, किसको बोलते हैं, पावर का इक्वेशन क्या होता है, वर्क डन का इक्वेशन क्या होता, और याद रखेगा यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट और जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, पता चल रहा है बच्चा। ठीक है, चलो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या यूनिट होगा, तो ऑब्वियस बात है एनर्जी का यूनिट तो क्या होता है बच्चा, जूल। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। ठीक है, तो यहां से एक हमारा नया यूनिट बनता है, देखिए पावर इनटू टाइम, तो पावर का यूनिट क्या है, वॉट। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो ये भी यूनिट हो गया, वॉट इनटू सेकंड, दैट्स द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कई बार एग्जाम में दिखाया जाता है, मैं टॉप ऑफ द स्लाइड लिख रहा हूं, देखिए यहां पे 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू ब्लैंक जूल। कितना होता है, हाउ मच जूल, तो 1 किलो को अगर वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 10⁻³ 1000, आवर को कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 3600 सेकंड। Therefore we get 3.6 into 10⁻⁶ जूल। तो याद रखिएगा ये कन्वर्जन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻⁶ जूल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है, तो रिमेंबर दैट, आपको पता चल गया कि हीटिंग क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, देन आफ्टर पावर क्या होता है, पावर के कौन कौन से फॉर्मूला, हीटिंग के कौन कौन से फॉर्मूला है, पता चल रहा है। पावर वॉट, दूसरा एक अगर बात करें तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ पावर। यहां से पता चल गया होगा आपको किस हिसाब से हमें एक्सप्रेशन फॉलो करना है। ठीक है, तो यहां से पावर के भी दो इक्वेशन बन सकते हैं अगर ओम्स लॉ यूज करें तो, पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, और सेकंड वन इज दैट पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इनटू r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर करंट इंक्रीज होगा तो हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, ज्यादा जितना करंट ट्रैवल कराओगे उतना वर्क डन बढ़ेगा, जितना वर्क डन बढ़ेगा उतना हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना भी हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है ना, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। पता चल रहा है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लेंथ एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एरिया। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं हम हीटिंग विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लेंथ, जितना लेंथ बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस बड़ा होगा, उतना ही हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। सिमिलर दैट, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसी हिसाब से हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। पता चल रहा है, तो दिस इज द थियरी रिलेटेड टू पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रिलेटेड टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट। कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं वो सारे फॉर्मूला पता चल गए। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन विद द पीवाईक्यूज। फर्स्ट वन 2019 में पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सर्किट प्रोटेक्शन, सर्किट को प्रोटेक्ट कौन करता है, ऑब्वियस बात है कौन करेगा, फ्यूज करेगा। फ्यूज में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा अपनी सर्किट को। ठीक है, तो क्या होगा, फ्यूज। एक ही ऑप्शन मुझे तो दिख रहा है, चलिए काम का। नंबर 2, द चार्ज फ्लोइंग, एक मिनट पेन बदल देते हैं, हाँ, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस R vary with the time t as Q is equal to AT minus BT square, where A and B are the positive constant. The total heat produced in R, total heat produced in R, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास हीटिंग का एक इक्वेशन है, I is equal to I square RT, यही इक्वेशन यूज होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक काम करते हैं हम लोग, स्मॉल डिफरेंस लेते हैं, dH is equal to I square R into dt. Let's take integration both the side. Then what we get, H is equal to integration of I square R into dt. ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑब्वियस बात है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ करंट I is equal to Q upon T, ये हमें पता है। अगर चार्ज टाइम के साथ वेरी होगा तो करंट भी क्या होगा, टाइम के साथ वेरी हो रहा है। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। तो सपोज शायद हम अगर बात कर रहे हैं I is equal to dq by dt लिख सकते हैं बच्चा,
तो करंट कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी अपॉन डी टी इन ब्रैकेट ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। ठीक है, चले इसका डिफरेंशिएट कितना होगा, ए माइनस 2 टाइम ऑफ बी टी इज इक्वल टू करंट आई। ठीक है, अब यहां पे देखना होगा अगर व्हेन द टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पे सोचिए अगर सपोज दैट हम टाइम इज इक्वल टू 0 पे सोचते हैं, अगर टाइम इज इक्वल टू 0 क्यू कितना होगा, क्यू कितना होगा 0 0 अगर पुट करेंगे तो क्यू का आंसर भी क्या होना, कितना होने वाला है 0, तो करंट भी कितना होगा 0। ठीक है, तो एट 0 करंट हमें कितना, अब यहां पे सपोज कीजिए टाइम t इज इक्वल टू, हम सपोज कर रहे हैं कितना t, अब यहां पे देखिए करंट 0 है, तब हमें अब उल्टा सोचिए, पहले टाइम 0 था अब करंट 0 है, अब हम सोचते हैं कि भाई करंट 0 होगा तब टाइम कितना होगा, चले यहां पे i इज इक्वल टू 0 रखिए, कितना होगा 0 इज इक्वल टू a माइनस 2 bt, कितना हो रहा है बच्चा 0, माइनस 2 साइड चेंज प्लस, तो देयरफॉर 2 bt is equal to a, therefore we get t is equal to a upon 2 tb। ओके, तो अब लिमिट क्या हो गया हमारा, जब टाइम 0 था तब करंट 0 मिल रहा था, when the time t is equal to a upon 2b तब हमें करंट मिल रहा है। ठीक है, तो अब लेट सिंप्लीफाई, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, h is equal to इंटीग्रेशन 0 to a upon 2b आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। चलिए करंट का इक्वेशन क्या आया हमारे पास, करंट इज इक्वल टू इक्वेशन आया हुआ है हमारे पास a माइनस 2bt होल स्क्वायर। लेट सिंप्लीफाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 a अपॉन 2b कितना हो रहा है, लेट सिंप्लीफाई a माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4abt प्लस 2 टू ज़ा 4b स्क्वायर t स्क्वायर इनटू r। तो एक काम कीजिए, पहले से r को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना बच्चा, तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू हमें थोड़ा स्पीड में करने होते, तो r को ऑलरेडी हम मल्टीप्लाई कर देते अंदर, r r r इनटू dt। ठीक है, चलिए अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए, अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, सॉरी, तो क्या होगा a स्क्वायर इंटू आर टी माइनस 4ab इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4b स्क्वायर आर इंटू टी क्यूब अपॉन टी 3। तो यहां पे क्या होगा 0a अपॉन 2b, लिमिट क्या है 0 टू a अपॉन 2b। आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx करना हो तो क्या होगा, पावर का एडिशन करना है, डिवाइड बाय 1 प्लस 1, पता है ना, x टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 वही किया हुआ है। अब क्या करना है, t अपर लिमिट क्या है हमारा, अपर लिमिट है a अपॉन 2b, तो हमें t को a अपॉन 2b से रिप्लेस करना है। लोअर लिमिट क्या है हमारा, t को हम रिप्लेस करेंगे बाय द 0। ठीक है, तो 0 के साथ अगर पुट आउट करें तो पूरा 0 ही होने वाला है। अगर यहाँ पे क्या करोगे, जहां जहां पे आपको t दिख रहा है वहां पे रिप्लेस कीजिए, जहां जहां पे t दिख रहा है वहां पे आपको रिप्लेस करना है बाय a अपॉन 2b। सिमिलर दैट t को रिप्लेस करना है a अपॉन 2b, सपोज a अपॉन 2b। अब रिप्लेस कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर नियर अबाउट a क्यूब r अपॉन 6b। दिस इज द आंसर जो आपको मिलने वाला है। ठीक है, पता चल रहा है बच्चा, यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है कैसे, t को रिप्लेस करना है बाय a अपॉन 2b, रिप्लेस करेंगे, यू विल गेट द आंसर सिंप्लीफाइड, you will get the answer a cube upon r into 6b 6b यानी c, ऑप्शन सी, दैट्स द करेक्ट वन। ठीक है, पता चल रहा है। तो क्या करना है, सिंपल आपको कंसेप्ट उठा के रखना है, सिर्फ चार्ज चेंज हो रहा था, वहां से हमें कितना टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इन आर वो हमें कैलकुलेट करना था। वी विल कंप्लीट इट। ओके, पता चल रहा है। नेक्स्ट वन, चलिए, 2 cities are 150 किलोमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर। अब क्या करना है कि दो सिटी है ए एंड बी, दोनों का बीच का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब क्या है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पावर को एक सिटी से दूसरे सिटी की ओर भेजना है। ठीक है, द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। यहां पे याद रखना, ये लाइन को पकड़ के रखना लास्ट तक। क्या लिखा गया हुआ है, फॉल
of potential per kilometer is 8 volts, and the average resistance per kilometer is equal to 0.5. तो यहां पे लिख देते 0.5 ओम पर किलोमीटर में सब कुछ ठीक है, ओम पर किलोमीटर। सिमिलर पोटेंशियल इज गिवन 8 वोल्ट पर किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब क्या करें, हमें तो फाइंड आउट करना है पावर लॉस कितना हो रहा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर लॉस कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास कौन कौन से डेटा है, दो सिक्की है, दोनों के बीच में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमारे पास है कितना है 0.5 ओम पर किलोमीटर, एंड द पोटेंशियल है 8 वोल्ट पर किलोमीटर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 150 किलोमीटर के लिए कितना फॉल हो रहा है, तो वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर पे 0.5 हो रहा है, तो हमें तो कितना है, हमारे पास डिस्टेंस 150 किलोमीटर, कितना होगा 0.5 इंटू 150 कितना होता है बच्चा, इट्स 75 ओम। पता चल रहा है 150 किलोमीटर पे कितना रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है वो पता चल गया है। पोटेंशियल कितना हो रहा है 150 किलोमीटर पे, ये जो ड्रॉप आउट हो रहा है वो कितना हो रहा है 8 वोल्ट पर किलोमीटर। यहां पे समझिए 8 वोल्ट पर किलोमीटर हमें कैलकुलेट करना है फॉर द 150 किलोमीटर। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप डाउन होगा, तो यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 इंटू 150 अपॉन 1, तो कितना होगा 8 इंटू 150 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 15 एग्जा कितना होगा बच्चा, यहाँ पे 120 तो कितना होगा 1200, सॉरी पोटेंशियल है तो वोल्ट। तो ये हो गया हमारे पास आर हो गया, ये हो गया हमारे पास वी। हमें कैलकुलेट करना है पावर लॉस, हमारे पास है पोटेंशियल है रेजिस्टेंस, तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी कितना है 1200 होल स्क्वायर अपॉन आर कितना है 75। सिंप्लीफाई 12 12 जा 144, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 75, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ पावर इज इक्वल टू, आपको पावर का इक्वेशन मिलेगा 19.2 किलोवाट। कितना आंसर मिलेगा 19.2 किलोवाट। तो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल करना था। यहाँ पे पर किलोमीटर हमारे पास रेजिस्टेंस पर किलोमीटर था, पोटेंशियल पर किलोमीटर था, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। देन आफ्टर पावर लॉस का फॉर्मूला रखा और वी विल गेट द आंसर इन वॉट। पता चल रहा है, उसको कन्वर्ट किया हमने किलोवाट में, क्योंकि हमारा ऑप्शन में देखिए वॉट है, किलोवाट है, जूल है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने कन्वर्ट किया। जूल तो आने ही नहीं वाला, क्यों, हमें तो पावर कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियस बात है वॉट ही आने वाला है। ठीक है, वॉट या किलोवाट। तो पता चल रहा है बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी को पकड़ के रखना है। कई बार यही होता है कि भाई हमें कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता, तो फिर क्या करें, पावर का इक्वेशन रखना है, सिंप्लीफाई करना है और सिंपल इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। अब क्या है, इफ पोटेंशियल अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट, यहाँ पे वोल्ट है 220 वोल्ट और पावर है 100 वॉट, drop by 2.5% of its rated value, the percentage of rated value by which the power would be decrease। कितना पावर डिक्रीज होगा, तो पोटेंशियल और पावर के बीच में रिलेशन आपको पता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है कितना पावर डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करें, हमने एरर में पढ़ा रहता है डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू क्या होगा 2 पावर आगे होगा 2 रेज़ टू डेल्टा V अपॉन V। कांस्टेंट को वापस लिखने की जरूरत नहीं है, पता चल रहा है। तो यहां पे समझिए कि कितना 2 इंटू कितना ड्रॉप हो रहा है 2.5% जितना ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे 2.5 होगा, दिया गया है पोटेंशियल इज ड्रॉप डाउन बाय द 2.5%। पता चल रहा है बच्चा, चलिए तो कितना होगा 2.5 इंटू 2 कितना होगा 5। तो यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कितना ड्रॉप हो रहा है बाय 5%। कितना ड्रॉप होगा बाय 5%। दिस इज द आंसर। पता चल रहा है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन थोड़ा समझ के चलना होता है कि भाई किसमें क्या करना है। ठीक है, चलिए 5%। नेक्स्ट वन, एन इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट, I is equal to given 4 ampere current at potential is equal to 220 volt,
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉइल 1 kg of water from temperature 20 degrees Celsius. The temperature of boiling point is 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, टाइमिंग कैलकुलेट करना है। 1 kg वाटर को बॉईल करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब किस हिसाब से करें हम, करंट है हमारे पास, पोटेंशियल है, मास है, डेल्टा टी है, टाइम कैलकुलेट करना है। ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, हीट हो रहा है, लेकिन हीटिंग के रिलेटेड मास के रिलेटेड कोई फॉर्मूला पढ़ा है नहीं, टाइम टेम्परेचर रिलेटेड कोई फॉर्मूला पढ़ा है नहीं। तो सोचिए मास टेम्परेचर के रिलेटेड कुछ फॉर्मूला हो तो, और यहाँ पे वाटर है, सब्सटेंस कौन सा दिया गया हुआ है, वाटर। तो अब कोई टेम्परेचर आपको याद हो रहा है हीटिंग इफेक्ट रिलेटेड, तो हमें पता है थर्मोडायनेमिक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्मल प्रॉपर्टी में, थर्मल प्रॉपर्टी किसी की बच्चे को पढ़ना हो डिटेल में तो आप जा सकते हैं वीडियो में, 11th के वीडियो में, वहां पे पूरा थर्मल प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया हुआ है। हीटिंग का इक्वेशन कौन सा होगा, I स्क्वायर R इंटू टी, एक इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा कौन सा इक्वेशन रिलेटेड टू मास टेम्परेचर, कौन सा इक्वेशन होगा, MC इंटू डेल्टा टी। याद आया कुछ, मास, स्पेसिफिक हीट एंड द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास मास है, ठीक है, 1 kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, C इज इक्वल टू 4200 किलो जूल पर किलोग्राम। देन आफ्टर व्हाट अबाउट टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा बच्चे, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, 20 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg हमें फाइंड आउट करना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा बच्चा, दिस वन इज T, T1 T2 कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग करना है, तो कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू 100 माइनस 20 कितना होगा, 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मास कितना है हमारे पास, 1 kg, C कितना होगा 4200, देन आफ्टर डेल्टा टी कितना हो रहा है 80। तो हमें सिंप्लीफाई कीजिए तो हीटिंग का आंसर कितना मिलने वाला है, 336 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है, इतना होगा। लेकिन हमें तो कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो इंटरेस्ट है हीटिंग का टेम्परेचर फाइंड आउट करने में। तो कोई इक्वेशन याद आ रहा है टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, क्या करें हम, यहाँ पे V और IB है, तो क्या करें हम, एक काम कीजिए, पावर डायरेक्टली कैलकुलेट कर ले हम। पावर कितना होगा, V इंटू I कितना है, 220 इंटू 4 कितना होगा, 220 इंटू 4 कितना होगा, 880 वाट। तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ पावर, हीटिंग इंटू टाइम, टाइम को सब्जेक्ट बनाइए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ पावर अपॉन हीटिंग, ठीक है। हीटिंग इंटू टाइम पता चल रहा है कि, या फिर ये रॉन्ग इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सा है याद कीजिए, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। यहां से हीटिंग इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यही चीज होगा। कई बार जल्दी जल्दी में लिखने में क्या होता है कि गलती होता है, यही चीज करते हैं लोग बच्चे, कई बार हमारे यहाँ के स्टूडेंट भी यही गलती करते हैं। लेकिन पकड़ के रखना है कि भाई कौन सा इक्वेशन, उसका बेसिक फॉर्मूला याद रखो, वहां से पकड़ के लाना है, ये गलती ना हो तो उसको अच्छा रहेगा। क्योंकि जल्दी जल्दी में रहते हैं और देन आफ्टर ये चलो भाई पावर हो गया, हीटिंग हो गया, सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। बाद में नहीं आता तो वहीं पे कंफ्यूज होता है, साला इतना सॉर्ट आउट किया लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा। तो ये कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए मद्देनजर रखिएगा कि भाई व्हाट एवर द बेसिक फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले बेसिक फॉर्मूला लिखा, देन आफ्टर हीटिंग को सब्जेक्ट बना के फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम को भी डायरेक्ट सब्जेक्ट बनाए तो क्या निकलेगा, हीटिंग अपॉन पावर। तो हमारे पास हीटिंग कितना आ रहा है, हीटिंग इफेक्ट 336 इंटू 10⁻³ पावर कितना हो रहा है 880 वाट, देन यू विल गेट द आंसर इन सेकंड। तो सेकंड को कन्वर्ट किस में कर देना, मिनट में कन्वर्ट कर देना, यू विल गेट द आंसर, और आंसर होगा 6.3 मिनट। कौन सा आंसर होगा, 6.3 मिनट। जस्ट सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे यही करना है कि भाई पहला बेसिक चीज हमें हीटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, पावर इज इक्वल टू हीटिंग बाय टाइम, यहाँ से टाइम इज इक्वल टू हीटिंग अपन पावर। पावर कितना होगा, V है I है, तो पावर का इक्वेशन VI होगा। हीटिंग के लिए मास दिया गया है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो फिर क्या करें, तो एक इक्वेशन यूज करना है MC डेल्टा T, अगर मास दिया गया हो तो, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप आगे बढ़िएगा तो आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगा इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग कितना हो रहा है, 6.3 मिनट में 1 kg वाटर बॉईल हो जाएगा,
ठीक है, हमें तो बॉयल करने से मतलब है 6.3 मिनट में हो जाएगा। तो आप इसी हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वॉट। द रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम पावर। चलिए किस हिसाब से आगे बढ़े, मैक्सिमम पावर हमारे पास है तो क्या करें हम, हमारे पास P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये एक फॉर्मूला है। R इज इक्वल टू P अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा, R को सब्जेक्ट बनाएंगे P अपॉन आर स्क्वायर। हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमारे पास पावर कितना है 1 किलोवाट 1 वॉट है और एम्पियर करंट कितना है 5 एम्पियर करंट है। तो कितना होगा पावर 1 अपॉन आई स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन 5 स्क्वायर 25। 1 अपॉन 25 कितना होता है बच्चा, 1 अपॉन 25 को सॉर्ट आउट कीजिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा 0.04 ओम। कितना होगा 0.04 ओम। दैट्स द करेक्ट वन। ठीक है, पता चल रहा है बच्चा। पावर का इक्वेशन रखा हुआ है, पावर हमारे पास है, करंट है, तो पावर करंट और रेजिस्टेंस के रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, देन आफ्टर क्या करना है, रेजिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाए, वहां से P अपॉन आई स्क्वायर, यहाँ पे हमने P रखा, I रखा, देन आफ्टर 1 अपॉन 25 उसको सॉर्ट आउट किया, यू विल गेट द आंसर फॉर द रेजिस्टेंस। कितना आ रहा है 0.04 ओम। अब यहाँ पे क्या है, इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फॉर द डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट फॉर इंडिया, देयरफॉर डिनोटेड बाय I। इट इज सप्लाइड एट 110 वोल्ट इन यूएसए। यूएसए में कितना हो रहा है 110 वोल्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। एक बाजू हमें इंडिया का दिया गया है, दूसरी साइड हमें दिया गया हुआ है यूएसए का। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ 60 वोल्ट बल्ब फॉर यूएसए यूज इन इंडिया इज आर, पावर यहाँ पे 60 वॉट का पावर है, उसके लिए रेजिस्टेंस हमें इंडिया में R दिया गया हुआ है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ 60 वॉट, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पावर कितना रखा हुआ है 60 वॉट ही है। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, पावर दोनों का सेम है। एक का रेजिस्टेंस R है, इंडिया का रेजिस्टेंस R है, यूएसए का रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ इंडिया। तो क्या करें, कोई इक्वेशन याद हो रहा है, पावर का इक्वेशन कितना है v स्क्वायर अपॉन r। एक ही इक्वेशन हमें तो दिख रहा है। ठीक है बच्चा, r इज इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर अपॉन पावर, पता चल रहा है। एक तो रेजिस्टेंस ये होता है, देन आफ्टर हमें तो कंपैरिजन करना है ना, तो क्या करें, काम करें, पावर इन इंडिया एंड पावर इन यूएसए v स्क्वायर अपॉन r दोनों सेम है। यहाँ पे इंडियन पोटेंशियल VI, यहाँ पे यूएसए पोटेंशियल VU लिख देते हैं। यहाँ पे इंडियन रेजिस्टेंस R दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे यूएसए रेजिस्टेंस U दे दीजिए। ठीक है, तो दोनों को कंपैरिजन कीजिए, कितना होगा VI स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू VU स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस RU। तो हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस इन यूएसए इज इक्वल टू, सब्जेक्ट बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा VU स्क्वायर इंटू R अपॉन VI स्क्वायर, देयरफॉर VU स्क्वायर कितना है, VU स्क्वायर 110 होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है R ही है, VI स्क्वायर कितना है फॉर इंडिया 220 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 11 इंटू कितना होगा 121 इंटू रेजिस्टेंस R डिवाइड बाय 22 384 सिंप्लीफाई कीजिएगा, आंसर कैंसल आउट होगा 4 से, तो आंसर क्या होगा R बाय 4। तो यूएसए में रेजिस्टेंस इंडियन रेजिस्टेंस से कितना होगा 1/4 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर होगा R बाय 4। तो बहुत सिंप्लीफिकेशन है, बहुत इजी तरीके से हम देखते हैं भाई कौन सा कंसेप्ट है और कहां से हमें यूज आउट करना है। कई बार यही होता है कि भाई हम कंफ्यूज हो जाए कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आगे पूरा थियरी देख लेते हैं, वहां पे सारे सॉर्ट आउट करते हैं, देन आफ्टर हम मूव ऑन करते हैं विद द एग्जांपल्स, तो आपको इजीली समझने में आसानी होती है। फ्यूज वायर इज अ वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस 110% हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। पावर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें पता है मैक्सिमम होगा, कहां पे, फॉर फ्यूज, लेकिन साथ में मेल्टिंग पॉइंट और क्या होगा आंसर हाई रेजिस्टेंस।
लेकिन मेल्ट कैसा होना चाहिए, जितना पावर बढ़ेगा वहां से क्या होना चाहिए, वो जल्दी से जल्दी मेल्ट हो जाना चाहिए। अगर वो मेल्ट नहीं हुआ तो घर में सारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान होगा वो सारे मेल्ट हो जाएंगे, यानी खत्म, पावर खत्म, सब में उड़ जाएगा। तो क्या करना है, ऑब्वियस बात है रेजिस्टेंस हाई होगा, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, पता चल रहा है, ये चीज याद रखिएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। आप भी खुद से अपने हिसाब से वायर चेंज कर सकते हैं फ्यूज में। फ्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर पूरा सर्किट को प्रोटेक्ट करना है, हमने स्टार्टिंग भी वहां से किया था, अगर पूरा सर्किट को प्रोटेक्ट करना है तो रिमेंबर दैट, याद रखिएगा, हमें फ्यूज को ऐसे तरीके से डालना है कि जैसे भी ज्यादा करंट हो या कुछ भी पावर बहुत ज्यादा हो हमारे इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट के हिसाब से, तो वो फ्यूज हो जाए और हमारे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उनको प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, तो उनके लिए कौन सी प्रॉपर्टी रखना है, लो मेल्टिंग पॉइंट रखना है और हाई रेजिस्टेंस रखना है। ठीक है, चलिए, हाँ, 2 bulb are 40 watt. 2 bulb are 40 watt and potential is given. Power is equal to 40 watt to potential is given 200 watt. Second condition is given. Power is equal to 100 watt and the potential is equal to 200 watt. एक चीज यहां से कंफर्म है, potential is constant. पावर चेंज हो रहा है। ठीक है, एक कंसेप्ट पता चल गया। तो पावर, अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस के रिलेटेड कैलकुलेट करना है, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पावर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रेजिस्टेंस, थोड़ा उलट सुलट लिखते हैं, रेजिस्टेंस विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द पावर। अगर पावर ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, पावर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं पावर 2 इज ग्रेटर देन पावर 1, पावर 2 ग्रेटर देन पावर 1, तो जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आंसर क्या होगा, R2 यानी 100 लेस देन R40। देख लीजिए, R40 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कंपैरिजन विद द 100। तो ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है, ऑप्शन बी दैट्स द करेक्ट वन। ठीक है, पता चल रहा है। तो इसी हिसाब से बेसिक लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाइए, कौन से हिसाब से कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है वो यूज कीजिए, देन यू विल गेट डेफिनेट आंसर। पता चल रहा है। तो इसी हिसाब से आपको सॉर्ट आउट करना है रिलेटेड टू पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कौन कौन से फॉर्मूला है, कौन कौन से फॉर्मूला कहां पे यूज करने हैं, इसके सारे जितने भी एमसीक्यू रहते हैं, पीवाईक्यू रहते हैं, वो सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर रिलेटेड जो भी डिस्कशन था हमने यहाँ पे खत्म किया। याद रखिएगा, अब कंटिन्यूअस सीरीज आने वाली है, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था इन स्ट्रेटेजी, तो 3 पार्ट में पूरा पार्ट किया था। ठीक है, 1, 2, 3, फर्स्ट था ओम्स लॉ, सेकंड था रेजिस्टिविटी एंड थर्ड है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। 110% इसमें से 1 एमसीक्यू निकल के आने वाला है। ठीक है, अब आगे जो होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विस्टम ब्रिज। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू के हम वो सॉर्ट आउट करेंगे। याद रखिएगा, वहां पे बहुत ज्यादा एमसीक्यू है। कंफर्म यहां से 1 एमसीक्यू निकल के आ रहा है, तो कंफर्म पढ़ना है। जो भी है, आगे का सीरीज खत्म किया हो तो ठीक है, अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो पहले वो सीरीज पढ़ना जरूरी है, तभी आपको आगे पढ़ने में मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच। लेकिन याद रखना है, क्या याद रखना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ते रहना है। थैंक यू।